सभी को नमस्कार। मंचासीन माननीय कुलाधिपति महोदया, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने संभवतः भारत के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालयों में एक राजीव गांधी टेक्निकल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जी, हमारे मार्गदर्शक मध्य प्रदेश रेगुलेटरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन माननीय भरत शरण सिंह जी, इस देश व दुनिया के जाने माने चित्रकार पद्म विभूषण जी गुलाम मोहम्मद शेख साहब, जिनके गायन को सुन हम सब बड़े हुए, वैसी पद्म विभूषण विदुषी प्रभा अत्रे जी, जो थोड़े ही समय में हम सबके बीच होंगी, जिन्होंने देश में हिंदी को नई पहचान दिलाई, डॉक्टर गीतांजलि श्री जी, देश में खेलों को नई ऊंचाई तक ले जाने वाली भारत की पहली विश्व पदक पाने वाली पद्मश्री अंजू बॉब जी, अंजू जॉर्ज जी, जो लगभग अगले 15 मिनट में हमारे बीच होंगी, हिंदी सिनेमा के प्रयोगधर्मी संगीतकार, कहानीकार, निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज जी, कुलपति प्रोफेसर भाकर साहब, प्रति कुलपति प्रोफेसर नारायण खेडकर, कुल सचिव डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, सभा में उपस्थित इस संस्थान के संस्थापक, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री रमाशंकर सिंह जी, देश के मशहूर चित्रकार श्री मनीष पुष्कले जी, शासी निकाय के माननीय सदस्य श्री राजकुमार जैन साहब, विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार जी, सुधीर चंद्रा जी, देश व दुनिया में जानी मानी फनकार, सूफियाना आवाज की धनी, हम सबकी चहेती श्रीमती रेखा भारद्वाज जी, शहर से पधारे सुधी एवं गुणीजन, सम्माननीय शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं और सभा में उपस्थित सम्माननीय श्रोता, पिछले सभी एकेडमिक कॉन्क्लेव से ये एकेडमिक कॉन्क्लेव थोड़ा अलग है। अलग इस मायने में है कि जो प्री एकेडमिक कॉन्क्लेव पिछले साल से पहले होता आया, उसका आधार वक्तव्य श्री रमाशंकर सिंह जी ने दिया, स्वागत उद्बोधन रमाशंकर सिंह जी ने दिया। पिछले साल वो नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वो मौका मुझे मिला था। आज वो संयोग है कि वो हमारे बीच है और आज फिर ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं जानता हूँ उन्होंने जो इस कार्यक्रम के मापदंड स्थापित किए हैं और इस स्वागत भाषण के जो मापदंड स्थापित किए हैं, शायद उनके धरातल को भी मैं न छू पाऊँ, क्योंकि मैं उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि स्वागत भाषण के जरिए आप सब लोगों को वो बातें पहुंचाने की कोशिश करूं जो इस संस्था की नींव और संस्कृति में है। उन्होंने 4 साल पहले इस कार्यक्रम को विचार यज्ञ कहा था, एक ऐसा यज्ञ जिसमें देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियां अपने विचारों की आहुति देती है। वे लोग वो सारी बातें यहाँ करते हैं जो शायद अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं। वो ये बातें इसलिए आपके साथ करते हैं जिससे आप उन विचारों, उन बिंदुओं पर भी ध्यान दे पाए जो आपको अच्छा, सेटिस्फैक्टरी और बहुत ही खूबसूरत जीवन जीने में मदद करें। आज वो सारी बातें होती हैं जो हमारे किताबों में, हमारे क्लासरूम्स में, हमारे सिलेबस में नहीं होती है और हमारी रोजगार उन्मुख जो जॉब ओरिएंटेड शिक्षा प्रणाली है उसमें उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इस विचार यज्ञ का संभवतः एक और परिणाम हो सकता है कि जब इन लोगों द्वारा कही बातें आप सुने तो शायद आपको आपके भविष्य की दिशा तय करने में भी कोई मदद मिले। आज का दिन कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो कि हम इस संस्थान का
रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह संस्था जिसकी नींव में कला और संस्कृति है, जिसकी हर दीवार पर लगी देश व दुनिया के कलाकारों की कृतियां और हर रास्ते पर लगे शिल्प आपको नित नए परिप्रेक्ष्य से अवगत कराते हैं। यह संस्था जिसके लगभग 32,000 पूर्व छात्र हैं, एलुमनाई हैं, जो पूरे विश्व में अपने विचारों और अपने कामों से अपने माता पिता, अपने देश और हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। इन सभी पर हमें गर्व है और जो पिछले 25 वर्षों में हमारे साथ रहे हैं और इस संस्था को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते रहे हैं, उनका भी मैं आज इस मौके पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं इस दिन को महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि इस वर्ष का दीक्षांत उद्बोधन इस संस्था के सृजनकर्ता श्री रमाशंकर सिंह जी देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आपको जानने के लिए शाम तक इंतजार करना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ आप सब शाम को वापस लौटें। तीसरा कारण यह कि पिछले साल जब दीक्षांत समारोह होना था और असमय बारिश आ गई थी और आप जानते हैं ये नाद तब मुक्त आकाश था, ओपन एम्फी थिएटर था और ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन बारिश आई और जो हमारे छात्र हैं उनका जो लगाव इस जगह से वो बहुत ही अलग है। मैं पिछले 12 वर्षों में देख पाया हूँ कि हमारे जब पूर्व छात्र यहाँ आते हैं तो वो अपनी क्लासरूम में हमसे मिलने, टीचर्स से मिलने बाद में जाते हैं, पहले नाद में आते हैं। तो नाद से आपका जो लगाव है वो पिछले साल हमें देखने को मिला जब हमने इस जगह को बदला। हम अलाउद्दीन खान ऑडिटोरियम में इस कॉन्वोकेशन को 1 घंटे के अंदर ले गए असमय बारिश के कारण, तो बहुत से बच्चे मायूस हुए, बहुत दुखी हुए, सर हम नाद में हमारा कॉन्वोकेशन नहीं हो रहा है। तो उस दिन अति उत्साह में हम लोगों ने कहा कि अगले साल हमारे किसी छात्र को मायूस नहीं होना पड़ेगा और दुखी नहीं होना पड़ेगा, और इसलिए आज इस मुक्ताकाश नाद को 3 रंगों से ढक दिया गया है, जिससे बारिश, आंधी, धूप आपको इस जगह बैठ के दीक्षांत का समारोह में उपस्थित होने से नहीं रोक सके। ये 3 रंग जब हम लोगों को दिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि ये 3 रंग हमें हमारे राष्ट्रध्वज से मिले हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम उन रंगों के नीचे उन आस्थाओं से जब रूबरू होते हैं जो हमको बचपन से दिखाई गई है, तो हमें बहुत खुशी और गौरव महसूस होता है। क्यों हम दूसरे देश के झंडे के नीचे बैठ के वही खुशी, वही सुकून, वही गौरव अनुभव नहीं करते हैं, या कोई दूसरे देश के लोग इस झंडे के नीचे बैठ के वह गौरव, वह सुकून और वह खुशी नहीं महसूस करते हैं। इस विश्वविद्यालय में लगभग 22 देशों से बच्चे आते हैं और उनसे बात होती है तो उन्हें भी अपनी संस्कृति, अपने झंडे, अपने देश से बहुत लगाव होता है। पर कई बार ये विचार आता है कि ऐसा कोई झंडा दुनिया में क्यों नहीं है जिसके नीचे बैठ के सबको खुशी होती हो, सबको सुकून मिलता हो, सबको गौरव का एहसास होता हो। जब इसके बारे में और डिटेल में सोचते हैं और तह में जाते हैं तो युवल नोआ हरारी लिखते हैं अपनी किताब होमो सेपियंस में कि इंसान जब से सभ्य हुआ है, इंसान जब से सामाजिक प्राणी बना है और इसने जब से सभ्य समाज की तरह रहना शुरू किया है, तभी से वह किसी न किसी कारण से बढ़ता गया है। और इंसान जब अकेला होता है तो वह अलग तरीके से रहता है, उसका व्यवहार अलग होता है, और जब वह सामूहिक होता है तो उसका व्यवहार और उसका बर्ताव अलग होता है।
सभ्य होने के साथ हम बंटते गए। हम कभी कबीलों में बटे, कभी समाजों में बटे, कभी सभ्यताओं में बटे, कभी देशों में बटे, कभी धर्मों के आधार पर बटे, कभी पुरुष स्त्री में बटे, कभी तो रंग के आधार पर भी बट गए, कभी जात में बटे, और आज के समय में सबसे बड़ी खाई, सबसे बड़ा बंटवारा अमीर और गरीब का है। मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि हम सब अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, परंपराओं, विभिन्नताओं और भावनाओं के साथ भी ना बटे। मुझे पता है बहुत साधारण बात है और यह दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है, और शायद यही कारण है कि दुनिया में कई देश एक दूसरे से आज युद्ध लड़ रहे हैं, या कई देशों में लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, या किसी देश में महिलाओं के साथ वो सब हो रहा है जो किसी दुस्वप्न से भी बुरा नहीं है। दुनिया के लगभग सारे समाजों में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। समता का विचार विलुप्त होता जा रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री या रोजगार पाने का माध्यम नहीं है, जैसा कि आज के समय में बना दी गई है, पर शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि लोगों में परस्पर प्रेम, सम्मान, समता और करुणा का भाव हो। यह तो एक उदाहरण है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, पर मैं मानता हूं शिक्षा बहुत पहलुओं पर पूरी तरह से असफल हो रही है। एक पहलू और जो मैं छूना चाहता हूं समय की कमी की वजह से, तो वो है कि हम व्यक्तिगत स्तर पे ही नहीं, हम सामूहिक स्तर पर भी एक चीज जो शिक्षा के कोर में होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो उसका बिल्कुल विपरीत है। हम एक शिक्षक, एक अभिभावक, एक समाज के रूप में इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि हमने सफलता के कुछ समान पैमाने बना दिए हैं जो लगभग हर विद्यार्थी के लिए समान हैं। जैसे अगर आपके परीक्षा में 10 में से 10 अंक हैं तो आप सफल हैं, और अगर आपके 5 अंक हैं तो आप असफल हैं। जब आप काम करने लगते हैं तो आप कितने पैसे कमाते हैं उससे तय होता है कि आप कितने सफल हैं। हम सभी जानते हैं हर इंसान अनूठा और अनन्य है, यूनिक है। उसका सिर्फ चेहरा या उंगलियों के निशान ही एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि उसका सोचने, समझने और हर कार्य करने का तरीका भी यूनिक है। पर हमारी सारी व्यवस्थाएं, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, सबकी भिन्नता को दरकिनार कर सबको एक जैसा बनाने में लगी है। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों का हमारा अपना अनूठापन किसी भी तरह से समान होने लगे। सभी को एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, सभी विश्वविद्यालय एक जैसी परीक्षा करते हैं, 5 सवालों की, 8 सवालों की। सभी शिक्षक एक ही जैसे पढ़ाते हैं जैसे उनके शिक्षकों ने पढ़ाया था। अब सूचना क्रांति ने तो इसको और ही बदल दिया है। अब तो सब कुछ सबके पास उपलब्ध है, तो सोचने की और भी जरूरत नहीं है। तो जब उपलब्ध ज्ञान को आप आत्मसात करते हैं तो आप फिर से समानता की ओर जाते हैं। रोजगार पाने के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने कौशल के मापदंड बनाए हैं वह भी लगभग समान है। हम महात्मा गांधी को भूल गए हैं, जिन्होंने हिंद स्वराज में इस अनूठेपन को इनडायरेक्टली अंकित किया है। जब वे एक सवाल जवाब में मशीनीकरण के दुरुपयोग की बात करते हैं तो वो यही कहना चाहते हैं कि हर इंसान जो अनूठा है, अपने आप में सस्टेनेबल है, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसका अनूठापन कैसे मशीनें कॉम्प्रोमाइज करेंगी। हम सोशल मीडिया से मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। मेटावर्स वह दुनिया है जहां आप नहीं हैं, आपके भी अवतार हैं, आपका भी मशीनीकरण है। आप तय नहीं करेंगे कि आप कैसे सोचेंगे, आप तय नहीं करेंगे कि आपका अवतार क्या पहनेगा,
आप यह भी तय नहीं करेंगे कि आपका अवतार किससे प्रेम करेगा। आप यह भी तय नहीं करेंगे कि आप क्या खाएंगे। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। ये जो समानता है, ये जो मशीनीकरण है, यही शायद शिक्षा की आत्मा का व्यवसायीकरण है। हम सब वर्चुअल अवतार बनने जा रहे हैं। मुझे पता है अगर सामूहिक रूप से हमने कुछ इस पे विचार नहीं किया तो शायद हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, हमारे अवतार ही एक दूसरे से बात करेंगे। इस देश में यह नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस देश के हर 100 किलोमीटर पर भाषा, भूषा, खान पान, लोक संगीत सब कुछ बदलता है, रंग बदलते हैं। यह एक बहुत ही कमाल की विविधता का भरा देश है। यह विविधता भी विलुप्त होती जा रही है। हम व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कर रहे हैं, पर यह व्यवस्था के माध्यम से एक समान होता जा रहा है। एक विशाल दार्शनिक ने कहा था कि किसी देश को बर्बाद करने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं है। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा का स्तर गिरा दो। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी भी चीज में समानता आती है और शिक्षा में समानता आती है तो वहां का शिक्षा का स्तर गिर जाता है। अब हम ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, सरकारें भी रैंकिंग और ग्रेडिंग की होड़ में सबको समान करने पे तुली है। हर विश्वविद्यालय अपने आप में यूनिक होता है, उसकी फिलॉसफी अलग होती है, उसका दर्शन, उसका किसी भी काम को करने का तरीका अलग होता है। रैंकिंग और ग्रेडिंग की दौड़ में हम शायद उस नवाचार से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सब विश्वविद्यालयों के लिए जो पैमाने बनाए गए हैं वो समान हैं। तो आप अगर कुछ और करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते, आप वही करेंगे जो वो पैमाने दिए गए हैं। और वो पैमाने इतने संकीर्ण हैं कि वो शायद आपको एक छोटा मोटा रोजगार दिला पाए। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी और सोचने के बाद कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। हमारे बीच विद्वान प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर सुनील कुमार जी, प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, लेकिन ये मेरा मानना है और मैं चाहता हूं कि इस बात पे आप सब लोग गौर करें। मैं मानता हूं हर शिक्षण संस्था की जो आत्मा होती है, उसके लोग, वहां पढ़ाने वाले शिक्षक, वहां के छात्र और पाठ्यक्रमों में जो नवाचार होता है वो होता है। वह विश्वविद्यालय ही विशिष्ट होता है जहां पे आपके अनूठेपन, आपकी अनन्यता को निखारा जाए। अगर आप एक जैसे बैठे हैं, एक जैसा सोच रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ने कोई बड़ा काम नहीं किया आपको वो डिग्री देके। चूंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, 2 मिनट बचे हैं, इसलिए अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां सही शिक्षा हम सभी को भिन्न होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधती है, वहीं सही शिक्षा हमारे अनूठेपन, अनन्यता को भी निखारती है। ऐसी शिक्षा जो संपूर्ण और सर्वांगीण विकास शिक्षा को, ऐसी शिक्षा को नहीं कह सकते संपूर्ण जो सिर्फ स्किल पर रुक जाती हो, जो आपकी सोचने सीखने की स्वतंत्रता छीनती हो, जो आपको मानसिक गुलाम बनाती हो, जो आपको नियमों में बांधती हो, जो आपके समान सवालों के समान उत्तर देने पर विवश करती हो। जो शिक्षा आपको समान बनाती हो, वह पाकर आप कभी भी मंच पर आसीन इन लोगों के जीवन भर की तपस्या को नहीं समझ पाएंगे और नहीं इनके किए हुए अद्वितीय कामों का आनंद ले पाएंगे। प्रभा जी, मैं मानता हूं जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, उनके शायद स्वरों और सुरों को तो आप सुन पाएंगे, लेकिन उसके बीच के मौन को नहीं सुन पाएंगे। अगर आप संगीत में संगीत के मौन को नहीं सुन पा रहे हैं तो आप संगीत नहीं समझ सकते। गुलाम मोहम्मद साहब के चित्र तो देख पाएंगे, पर उसके अंदर छिपी कहानी नहीं देख पाएंगे। गीतांजलि श्री जी की किताब तो पढ़ पाएंगे, पर उसके साथ चलते रंगमंच, उसके साथ चलते थिएटर को नहीं देख पाएंगे। विशाल जी की फिल्मों से मनोरंजन तो कर पाएंगे,
पर उन किरदारों और कहानियों के माध्यम से समाज के दर्द और सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। अंजू जी की लंबी कूद, जिसका विश्व कीर्तिमान आज तक नहीं टूट पाया, उसे देख रोमांचित तो हो पाएंगे, पर उसके पीछे छिपी दिन रात की मेहनत जो उनने एक किडनी के साथ की है, वह नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम सब समान होते जा रहे हैं और ये समानता ही हम सबको वही देखने के लिए मजबूर करती है जो सब देखते हैं। हमारी अनन्यता, अनूठेपन को दूर करती है। मैं आज आप सभी विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आज हम सबको सुनेंगे, सारी बातों को सुने, उनको ध्यान से सुने और वो भी बिना पूर्वाग्रह के सुने। अपना दिमाग, कान, आंख खोल के देखें, दिमाग और कान खोल के सुने और दिमाग से विचार खुल के करें। और फिर जो आपको ठीक लगता है उसे अपनाएं, जो ठीक नहीं लगता है उसे छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है यहां जो सब कह रहे हैं वो सही होगा। ये स्वतंत्रता आपकी है और यही स्वतंत्रता आपको शिक्षा देती है। अगर आप इस स्वतंत्रता को नहीं समझते हैं तो आप अशिक्षित ही हैं, और मैं चाहता हूं आप सब शिक्षित बने। मेरा समय खत्म, 37 सेकंड बचे हैं। मैं आज इन सभी विभूतियों को अपने बीच उपस्थित पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन सब का मन से स्वागत कर रहा हूं, उन सब का अभिनंदन कर रहा हूं। मैं उन सबको यहाँ आने के लिए, हमारे बीच आने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यही होता है जब आपके टीचर आपके सामने बैठे हों। सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को यह बताना चाहता हूं कि जो आप अगले 2-2.5 घंटों में सीखेंगे और जो शाम को 2-2.5 घंटों में सीखेंगे, ये 5 घंटे, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, लिख के दे सकता हूं, ये 5 घंटे आपको वो सिखाएंगे जो पूरे साल आप नहीं सीख पाएंगे जीवन के बारे में। तो मैं चाहता हूं आप सब ध्यान से सुने, आईटीएम की लेगेसी को बरकरार रखें और विचार करने उपरांत जिन विचारों को सही पाएं अपनाएं, जिनको नहीं पाएं छोड़ दें, पर सतत बिना पूर्वाग्रह सोचते रहें। आप सभी का आज के कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।